हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्रेस। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसी की सीरीज़ में आज क्लास 5 चलेगी। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, आज वो फिनिश हो जाएंगे। इसके आगे के आज ही स्टार्ट हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की, ठीक है। और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जो एग्जाम में डिफरेंट, जैसे कि यूपी पैट में आया, यूपी पीएस ट्रिपल एससी के पैट में, यूपी पीसीएस में, आरओ में, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि केवी या फिर एनवीएस या फिर डी ट्रिपल एस भी, उन्हीं सभी के क्वेश्चंस को उसमें लिया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। पृथ्वी का घूर्णन यानी कि पृथ्वी का रोटेशन, यानी जो अर्थ अपनी एक्सिस पे झुके हुए जो रोटेशन करती है उसका रिजल्ट क्या है। ऑप्शन में दिए हैं ज्वार भाटा, कोरियोलिस बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर ऑप्शन डी ग्रहण, ठीक है, एक्लिप्स बोलते हैं जिसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका कोरियोलिस बल। कोरियोलिस एक आभासी बल है जो पृथ्वी अपनी घूर्णन करती है, उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है कि पृथ्वी का जो वो होता है नॉर्थ, एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होता है साउथ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होती है उसमें जो पवनें चलती हैं वो अपनी दाईं ओर यानी कि राइट साइड में पवनें इसमें कोरियोलिस बल के कारण चलती हैं, और साउथ स्फीयर में लेफ्ट साइड चलती हैं इसी बल के कारण। तो जो पृथ्वी का घूर्णन है उसी के कारण यानी कि कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, उसी के कारण पवनों का डायरेक्शन होता है लेफ्ट और राइट में, अलग अलग हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यानी कि कुछ इधर दिए गई हैं, कुछ लाइन दी गई हैं, उनके नाम दिए गए, क्या ये इससे रिलेटेड है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है समदाब रेखाएं, ये दबाव से है क्या। समवर्षा रेखा है क्या, ये धूप से है। समताप रेखा है क्या, तापमान से है। आइसो हेलाइन या खारापन से है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दाब है, यहाँ दबाव है, सही है समदाब, ठीक है। सम दबाव या प्रेशर होता है। ताप है या टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर है। आइसो हेलाइन, ठीक है, ये हेलाइन यानी कि ये खारेपन से, ठीक है, रिलेटेड होता है। तो ये सारे सही हैं, बस ये बी वाला जो है वो गलत है कि समवर्षा रेखा वहाँ होती है जब समान मात्रा में एक लेवल पे बारिश होती है समान क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं समवर्षा रेखा। तो यहाँ पे धूप सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन में दिया कोलकाता, कानपुर, खड़गपुर, और दूसरा है चेन्नई, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन हुआ था उस टाइम पे जो था इसका आंसर वो खड़गपुर था, तो इसमें से एक भी सही नहीं है। अभी अभी प्रेजेंट में एक हुबली है कर्नाटक का, सॉरी, जो हुबली नहीं, हुबली वेस्ट बंगाल का है, वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यातायात का सस्ता साधन कौन सा है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका सबसे सस्ता साधन, ऑप्शन में दिया जलमार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यानी कि जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है 98, ठीक है, इसका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो जो भी प्रेजेंट में है जिसकी जो लंबाई है वो है 1507 मीटर, ठीक है। और ये हुबली नहीं, हुबली कर्नाटक में, हुबली जंक्शन है, कर्नाटक में स्थित है। और जब उस टाइम पे पूछा था तो उस टाइम पे ये था खड़गपुर, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है, अगर प्रेजेंट में देखा जाए 1507 मीटर का लंबा हुबली का कर्नाटक में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में वैयक्तिक घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखा को सीमांकित करके भू संपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए कौन से नक्शे बनाए जाते हैं, यानी क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है स्थलाकृति मानचित्र, एटलस मानचित्र, भूविज्ञान विषय मानचित्र, या फिर भूकर मानचित्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूकर मानचित्र, ठीक है। और भूगोल मानचित्र सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है। ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा के तट पर, वाल्टे, रामेश्वरम, या त्रिवेंद्रम। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो रामेश्वरम में प्रवाल भित्ति मिलती है, यानी कोरल जो लीफ होती हैं वो। अब ये होती क्या है पहले इनको देखते हैं, ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स होते हैं समुद्र में स्थित प्रवाल जीव, एक तरीके के जीव होते हैं समुद्री जीव प्रवाल, उन द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये एक तरह का पानी के नीचे का पारिस्थितिक तंत्र है जो उथले, ठीक है,
सैलो जो होता है वाटर, गर्म उष्णकटिबंधीय पानी में विकसित होता है। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जीवन की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करती हैं। इन्हें समुद्र के वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है। अब ये देखिए किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। एक तरह के समुद्री जीव होते हैं ये प्रवाल। अगर इनका बात करें तो ये कोरल पॉलिप्स नामक छोटे समुद्री जानवरों द्वारा निर्मित होती हैं, जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल का स्राव, यानी एक कैल्शियम कार्बोनेट के जो जीव होते हैं एक के ऊपर एक परत मतलब जमा हो जाती है और एक ये रीफ बना लेती है, यानी भित्तियाँ बना लेती हैं। छोटे छोटे प्रवाल जब खत्म हो जाते हैं तो एक के ऊपर एक इकट्ठे होते जाते हैं। इनका महत्व देखें तो प्रवाल भित्तियाँ कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि तट रेखा को कटाव से बचाना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और पर्यटन को समर्थन देना। खतरे की बात करें इन पे क्या है तो कई खतरों के कारण है, जिन जलवायु परिवर्तन है, महासागरीय अम्लीकरण और अत्यधिक मछली पकड़ना शामिल है प्रवाल भित्तियों के खतरे के कारण। ठीक है, खत्म होने पर भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रवाल भित्तियों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित प्रयास आवश्यक है। ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब प्रवाल भित्ति देखे हैं तो यूपी भारत में कहाँ पे हैं, एक तो गल्फ ऑफ कच्छ, मालवन, ठीक है, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान निकोबार, यानी कि ये 1 2 3 4 5 एरिया है। रामेश्वरम यहीं पे है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पाया जाता है ना, तो यहीं पे साउथ में ही भारत के कन्याकुमारी पास रामेश्वरम है। इसमें से ये आंसर दिया हुआ था। तो 5 पॉइंट है, गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रण, ठीक है, मालवन, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान निकोबार यहाँ पे पाई जाती हैं क्या, प्रवाल भित्तियाँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? ऐसी कौन सी लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? ऑप्शन में सीमांत रेखा, सीग्राइड रेखा, रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रेड क्लिफ रेखा। वैसे इसको बोला जाता है जो भारत यानी कि जो इस टाइप से जो भारत है यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, इधर है इंडिया, तो इसके बीच में जो ये बॉर्डर बना दिया गया है रेड क्लिफ लाइन है। लोग बोलते हैं इसको कि ये गलत लाइन खींच दी गई है, यहाँ पे जाके पर्टिकुलर लाइन नहीं खींची थी कि यहाँ से बॉर्डर बना दिया, बस अनाउंस कर दिया था कि हाँ यहाँ इतने इतने एरिया से ये रेड क्लिफ रेखा हो गई। तो रेड क्लिफ रेखा है जो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अभी जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में का युद्ध चल रहा है, एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, देखते हैं कहाँ पे रेड क्लिफ रेखा होगी और कौन किस में मिलेगा। लेकिन अभी जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लाइनों के देख लेते हैं। जैसे मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में, सिग्राइड रेखा इसको मैगिनॉइड रेखा भी बोला, मैजिनॉइड रेखा भी बोला जाता है। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में पाई जाती है, यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में उपस्थित रेखा है, इसे सिग्राइड या सीजफ्राइड या मैग्नॉइड रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका बनाते टापुओं का एक समूह से जुड़ा है, यानी कि जो भारत और श्रीलंका है वो किससे जुड़ा है? सिसेरी नदी सेतु, सरवती ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु या राम सेतु। तो ये जो जुड़ा हुआ है वो ऑप्शन डी यानी कि राम सेतु। जैसे कि ये भारत है और यहाँ पे बहुत सारे, ये श्रीलंका, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे राम सेतु पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको देखोगे तो यहाँ पे राम सेतु, आदम ब्रिज का नाम भी दिया गया है इसको, ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की कैपिटल का नाम क्या है? ऑप्शन में शिलोंग, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, शिलोंग, आइजोल, इम्फाल और अगरतला। ठीक है, तो इसमें बात करें कि जो मेघालय है उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है शिलोंग। ठीक है, आइजोल किसकी कैपिटल है? आइजोल कैपिटल है मिजोरम की, और त्रिपुरा है अगरतला की, और इम्फाल है मणिपुर की। ठीक है, ये तो इंडिया की जो स्टेट और कैपिटल है, ये तो मोस्टली फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको भी याद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। दूसरा है, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया है। ऑप्शन बता, इसमें 2 दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा कूट सही है। केवल 2 सही है, ना एक भी ना दूसरा, ना केवल एक, यह दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, सही है। जैसे कि एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, नेपाल, यहाँ पे भूटान 5, और ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, 7 के साथ में अपनी भूमि, यहाँ से यहाँ पे ये देखा जाए तो ये क्या लैंड एरिया है। ठीक है, 7 के साथ में करता है। पहला पाकिस्तान, फिर से देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार।
ठीक। अब ये दूसरा ऑप्शन है पाक जल संधि। अगर पाक आ रहा है, अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसको पता होगा ये पाक मीन्स पाकिस्तान नहीं है, ये साउथ यानी कि साउथ में इंडिया और उसके श्रीलंका के बीच में एक जल संधि पड़ती है, उसको पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि के नाम से जाना था, और यहीं पे मन्नार की खाड़ी है। तो पूछा है कि चैनल द्वारा श्रीलंका को अलग किया गया है, तो ये आंसर सही है। ये मैंने पीछे वाली क्लास में भी एक में कराया ये पाक स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे अंडमान को उत्तर अंडमान से क्या अलग करता है? लिटिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान से किससे के द्वारा अलग होता है? अमेंडीव द्वीप समूह, डंकन जल संधि, कोको चैनल या फिर मलिक द्वीप धारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि डंकन जल संधि के द्वारा ये क्या होता है, अलग होता है लिटिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन में सीमा साझा नहीं करता है? ऐसा कौन सा राज्य है या फिर प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करेगा? तो ऑप्शन में दिया अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। तो देखिए ये जो ये पश्चिम बंगाल है ये नहीं करता है, बिकॉज ये इस टाइप से यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाता है। अगर इंडिया का मैप की बात करें इस टाइप से, अगर ये जाएगा ये ऐसे करके, तो ये यहाँ है वेस्ट बंगाल, ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश के साथ करता है, लेकिन चाइना का बॉर्डर है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो चाइना का यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पड़ता है, ये करता है, यहाँ उत्तराखंड करता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पड़ता है, वो करता है, यानी कि पहला और बी और डी ये सब करते हैं, बट ये जो पश्चिम बंगाल है वो उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम राज्य से संबंधित है? यानी सिक्किम से रिलेटेड कौन सी जनजाति है? ऑप्शन में चैंचू, अंगामी, गोंड या भूटिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूटिया। भूटिया जनजाति है वो सिक्किम से रिलेटेड है। जारवा जनजाति निवास करती है छत्तीसगढ़, अंडमान द्वीप समूह, झारखंड या लक्षद्वीप। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि जारवा जनजाति अंडमान द्वीप समूह से करती है। कुछ जनजातियों की एक लिस्ट करा दूंगी कौन सी कहाँ पे पाई जाती है, यानी कि सिक्किम में कौन कौन सी पाई जाती हैं, जारवा जो अंडमान द्वीप समूह की कौन कौन सी जनजाति हैं वो करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इंडिया मैप देखा होगा तो पूछा था चाइना से कौन सा करता है। पश्चिम बंगाल यहाँ पड़ता है, तो ये बांग्लादेश के साथ में करता है, यहाँ ऊपर नहीं बढ़ता है, तो इसके साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही लिस्ट कुछ जनजातियाँ या राज्य, जैसे चैंचू जनजाति है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में पाई जाती है। अंगामी नागालैंड में, गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित मध्य भारत में पाई जाती है। भूटिया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और भोटिया दोनों अलग हैं, उत्तराखंड और यूपी और उत्तराखंड की है भोटिया, भूटिया है सिक्किम पश्चिम बंगाल, यानी एक तरीके से ये दो नॉर्थ ईस्ट के, और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। गोंड मध्य भारत, एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और अंगामी नागालैंड की। और जारवा जनजाति की बात करें तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजाति है। जारवा जनजाति का समूह निग्रोडो समुदाय से है। ये जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिण अंडमान में रहती है। अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों के नाम अंडमानी, सेंटलीज, ओंजे, शैम्पेन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्थित है, भारत कहाँ स्थित है? अरब सागर के पश्चिम में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में, ठीक है। तो अगर भारत की स्थिति बात करें तो अरब सागर के पश्चिम में ये स्थित है, ये बताना है कि देखिए भूमध्य रेखा यानी कि अर्थ की बात करें हम, ठीक है, तो अर्थ ये है, इस यहाँ पे 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है, यहाँ पे इसके उत्तर में पड़ता है, ये तो सही है, वो दक्षिण में तो नहीं पड़ेगा। अब क्या अरब सागर, अब जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो अरब सागर यहाँ पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है वे ऑफ बंगाल, और ये है इधर नॉर्थ और साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट, मतलब अरब सागर के ईस्ट में पड़ेगा ना कि वेस्ट में, यानी पश्चिम में नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है, क्या पड़ता है? भारत। इसके बारे में देखते हैं अक्षांश देशांतर। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, तथा अगर ऐसे बात की जाए, ठीक है, अगर इसकी यहाँ से लेके 37 डिग्री साउथ, अगर इसका पॉइंट देखा हो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और उत्तरी नॉर्थ पॉइंट देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट पे है, ठीक है। और ईस्ट और वेस्ट की बात की जाए तो ईस्ट और वेस्ट में, यहाँ पे वेस्ट में पड़ता है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, ठीक है, और ये पड़ता है ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों पूर्वी हैं और दोनों ही उत्तरी हैं, ये ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व नहीं है, क्योंकि भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, ठीक है, ये बांटती है इधर वेस्ट और इधर ईस्ट,
और यहाँ पे हेमिस्फीयर की बात करें तो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो भारत की लोकेशन यहाँ है, यानी कि टोटली ईस्ट में पड़ता है और टोटली नॉर्थ में है, इसमें साउथ और वेस्ट का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य, यानी कि तेलंगाना जब बना था तो वो कौन से नंबर का राज्य था। जो तेलंगाना बना था वो 29वें नंबर का राज्य था। तो अब तो खैर 28 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता, तब यूटी में उसको काट के क्या बन गया है, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये 29वां राज्य था उस टाइम पे। ये क्वेश्चन जब तेलंगाना बना ही बना था। चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है, चट्टानों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें क्या किस किस के द्वारा बनती है। क्वार्टाइट से परिवर्तित होता हुआ सैंडस्टोन, संगमरमर में परिवर्तित होता हुआ लाइमस्टोन, यानी कि एक तरीके से मेटाफॉर्मिक ये वो है रॉक्स हैं, और स्लेट में परिवर्तित होती हुई शेल। तो ये राइट आंसर है, यानी कि जो तीनों ऊपर के ऑप्शन है ये सारे काम होते हैं, यानी क्वार्टाइट से सैंडस्टोन में, संगमरमर से लाइमस्टोन और स्लेट में परिवर्तित होती हुई शेल। ठीक है, यानी रॉक से स्लेट में, लाइमस्टोन संगमरमर और सैंडस्टोन से क्वार्टाइट में चेंज होता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 डिग्री, और यहाँ पे भारत की ये लोकेशन है, यानी कि इधर नॉर्थ में और इधर ईस्ट में, इधर वेस्ट पड़ता है, तो इधर बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे है नॉर्थ में और ईस्ट में, वेस्ट का काम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच का क्या अंतर है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5.5 घंटे या 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश रेखा जो सिक्किम से होकर गुजरती है वह किस और कहाँ से या किस राज्य से होकर गुजरती है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि अक्षांश रेखा जो सिक्किम से होकर गुजरती है वो राजस्थान से होकर भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन, यानी कि भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, कौन सी डेट में है। अप्रैल 21, सॉरी अब 13 अप्रैल, 13 अक्टूबर, मार्च 21 और जून 21। तो ये आने वाला है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को भारत का। ठीक है, उस टाइम जो साउथ में होता है वो, यानी कि अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो वहाँ पे छोटा दिन होता है सबसे। तो भारत में सबसे बड़ा दिन, यानी कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ में जो पड़ता है वो 21 जून को होता है। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। और आपको जो मैं क्वेश्चन करा रही, अगर सीरीज़ प्लीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। और आप लोग जितना मुझे देख रहे हैं, मैंने जैसे स्टार्ट किया है फिर से, और आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।